हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसआर ज्योग्राफी में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम सेकेंड चैप्टर यानी भौतिक मुद्दे, भूस्खलन, अपक्षय तथा भूकंप अध्याय का शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के स्टूडेंट्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण है सेमेस्टर 2 के लिए। तो अब शुरू करते हैं। भौतिक मुद्दे, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समसामयिक मुद्दे दो प्रकार के मुद्दों से मिलकर बनता है। पहला मानवीय मुद्दे, पहला जो है सो मानवीय मुद्दे मानवीय, और सेकंड जो है सो भौतिक मुद्दे हैं। तो भौतिक मुद्दों को हम आज पढ़ेंगे। भौतिक मुद्दे क्या क्या हैं? तो भौतिक मुद्दों के तहत भूस्खलन पढ़ना है, अपक्षय पढ़ना तथा भूकंप पढ़ना है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले भूस्खलन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो भूस्खलन स्टूडेंट्स किसी ढाल भूभाग पर मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। जैसे कोई पहाड़ है, पर्वत है, मिट्टी, पत्थर, चट्टान आदि लुढ़कने या फिसल के नीचे गिरने को ही हम लोग भूस्खलन कहेंगे। हमको लगता है इससे आप सभी आधा से अधिक परिचित होंगे, और इस उदाहरण से नहीं परिचित हुए होंगे तो अभी हो गए होंगे। तो अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। भूस्खलन के कारण, क्या क्या कारण है भूस्खलन आने की। तो भूस्खलन के पहला कारण है स्टूडेंट्स आवागमन के साधनों का पर्वतीय भागों में निर्माण करने से। आवागमन के जो साधन होते हैं, आवागमन के जो साधन होंगे, आने जाने का रास्ता जो होंगे, सो पर्वतीय भागों में निर्माण करने से। सेकंड है पर्वतीय भागों में नदी प्रवाह मार्गों पर बांध तथा जलाशय निर्मित करने से। अर्थात पर्वतीय भागों में नदी तथा नदी में बांध, नदी पर बांध, नदी मार्ग में बांध तथा जलाशय निर्माण करने से भूस्खलन आ सकता है। तीसरा है पर्वतीय भागों में की जाने वाली खनन क्रिया से। पर्वतीय भागों में बहुत सारे के खनिज प्राप्त होते हैं, तो वहाँ जो खनन होता है उससे भी भूस्खलन आ सकती है। चौथा है पर्वतीय भागों में पहाड़ों को काटकर बनाए गए आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण। पर्वतों में घर या फिर किसी कॉमर्शियल पर्पज से जो मकान भवन बनाए जाते हैं उससे भी भूस्खलन आ सकता है। पांचवा कारण है पर्वतीय भागों पर वनोन्मूलन को बढ़ावा देने से। पर्वतीय भागों में वनोन्मूलन जितना अधिक होगा उसके कारण से मृदा अपरदन उतना ही अधिक होगा, जिसके कारण से भूस्खलन होती रहेंगी। अब अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, भूस्खलन के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स। पहला है जनहानि। जब भूस्खलन होता है तो बहुत अधिक से अधिक मात्रा में जनहानि होती है। भूस्खलन संभावित क्षेत्र में भूस्खलन की समय पूर्व चेतावनी जारी नहीं हो पाती है, ये कभी भी आ सकती है, जिसके कारण से सभी लोगों को नहीं पता होता और आते जाते ही रह जाते हैं। जैसे किसी पहाड़ के नीचे में कोई रास्ता है तो वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, आवागमन चलता रहता है, जिसके कारण से व्यक्ति को पता नहीं चलता और भूस्खलन हो जाता है, जिससे जनहानि होती है। दूसरा है अवस्थापना सुविधाओं की क्षति, डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। जो रेलवे लाइन है, सड़क, दूरसंचार, विद्युत, जलापूर्ति लाइनें हैं, पुल तथा पुलिया है, इसको बहुत ज़्यादा क्षति होती है। जैसे कभी भूस्खलन हो गया, इसके कोई मकान था यहाँ पर, उस पर गिर गया तो ये मकान तो ध्वस्त हो ही गया। अगर इसके नीचे में कोई स्टेशन मतलब रेलवे पार होता है तो इसमें गिर गया तो इसमें भी प्रॉब्लम हो गया। फिर इस तरह से विद्युत वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा स्टूडेंट्स कृषि भूमि तथा कृषि फसलों की क्षति। जैसे कि कहीं से अगर भूस्खलन होता है तो खेत है आसपास में, उसके तो खेतों में गिर जाएगा तो उससे किसानों को तो नुकसान होगा, उसके फसलों का नुकसान तो हो ही जाएगा। फिर चौथा है नदियों पर अस्थायी बांध का बनना। जब ऊपर से जब भूस्खलन होता है तो नदी जब बहती है ना, तो ऊपर से जितना भी भूस्खलन के पदार्थ गिरते हैं, चट्टान, मलबा, मिट्टी वगैरह जितना भी गिरता है, वो एक बांध का निर्माण कर देता है। नदी का पानी इधर या इधर चला जाता है, जिससे आसपास के जो मकान है वहाँ को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बना देते हैं।
पांचवा है भूस्खलन के आर्थिक प्रभाव। भूस्खलन से मकानों, सड़कों, संपत्तियों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों को जो क्षति पहुंचती है उसके पुनर्निर्माण का प्रतिस्थापन पर भारी व्यय करना होता है। जो सरकार का जो व्यय है ना स्टूडेंट्स, 2 से 3 अरब सिर्फ भूस्खलन से निपटने के लिए खर्चा करना पड़ता है, इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। फिर छठा भूस्खलन तथा सुनामी। सागर तली पर जब समीपवर्ती पर्वत श्रृंखला से भारी भूस्खलन होता है तो उस क्षेत्र विशेष में मेगा सुनामी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण समीपवर्ती तटीय क्षेत्रों में भारी जनधन की हानि हो सकती है। होता है क्या स्टूडेंट्स की कोई अगर किसी पर्वत पहाड़ के नीचे में कोई छोटा मोटा समुद्र वगैरह जैसा है तो ऊपर से भूस्खलन हुआ ना तो इससे तरंग उत्पन्न होगा और जो ये तरंग की विपरीत दिशा की ओर अधिक तीव्रता से जाएगी और उस तरफ के लोगों को एक मेगा सुनामी, छोटा सा एक सुनामी लाएगी। तो ये हो गया। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, भारत के भूस्खलन सुवेदता क्षेत्र। भारत के भूस्खलन सुवेदता क्षेत्र 2 हैं स्टूडेंट्स। पहला है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात इसका मतलब है कि सुवेदता जहां आ सकता है भूस्खलन, ज़्यादा आया करता है और आ सकता है। तो पहला हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्टूडेंट्स पर्वतीय पेटी की चट्टानें अस्थिर तथा भूगर्भिक दृष्टि से नवीन मानी जाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र भूकंप के साथ साथ भूस्खलन की दृष्टि से देश का एक संवेदनशील क्षेत्र है। और दूसरा स्टूडेंट पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ। जो भारत है स्टूडेंट पश्चिमी के किनारे जो है नीलगिरी पहाड़ी की तरफ और फिर हिमालय में तो है ही, तो दोनों तरफ भूस्खलन आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ भूगर्भिक दृष्टि से स्थिर तो हैं, लेकिन इसके उठे हुए पठारी सीमांत विवर्तनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित रहते हैं। इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग वनस्पति विहीन तथा लेटेराइट मिट्टी से ढके हैं, जिससे यहाँ होने वाली भारी वर्षा के दौरान भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी जो है वहाँ से भी वहाँ वनोन्मूलन वहाँ वनों की संख्या भी कम है, पेड़ पौधे बहुत कम होते होंगे, जिसके कारण से वहाँ भूस्खलन की सुवेदता क्षेत्र बढ़ गया, वहाँ ज़्यादा हो सकता है वहाँ। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में प्रमुख भूस्खलन। भारत में कौन कौन सा भूस्खलन आ चुका है। पहला तो है मालवा भूस्खलन, जो अगस्त 1998 में भारी वर्षा के चलते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में भूस्खलन आया था और सबसे पहले 11-12 अगस्त को रुद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ तहसील में आया था, उसके बाद फिर वहां आया था। दूसरा स्टूडेंट उत्तराखंड भूस्खलन आपदा 2013, 16 से 18 जून 2013 के मध्य उत्तराखंड राज्य के 7 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा में लगातार हुई मूसलाधार भारी वर्षा तथा मेघ प्रस्फोट की घटनाओं से विभिन्न पर्वतीय ढलानों पर भारी भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली। और तीसरा है स्टूडेंट पुणे भूस्खलन। 2014 में 30 जुलाई 2014 को महाराष्ट्र राज्य में पुणे महानगर से 80 किलोमीटर दूर सह्याद्री पहाड़ियों में बसा मालिन नामक ग्राम भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा रहा, लेकिन मुंबई, पुणे, नासिक क्षेत्र में विकास के नाम पर पहाड़ियों को काटकर बस्तियां तथा उद्योगों की स्थापना करना बहुत बड़ा कारण था। जैसे कि हम अभी बता चुके स्टूडेंट की जो पहाड़ों के नीचे जो काट के जो बनाया जाता है, भवन वगैरह निर्माण किया जाता है, उससे ज़्यादा भूस्खलन आता है, क्योंकि जब इतना आधा तो काट दिया, इधर काट दिया, फिर आधा ऊपर में रह गया तो ऊपर वाला तो गिरेगा ही नीचे, आज नहीं तो कल गिरेगा ही। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स अपक्षय। अपक्षय देखते हैं, अपक्षय के बारे में पहले जानेंगे। अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से अपने स्थान पर होता रहता है तथा इसमें अपक्षयित पदार्थों का थोड़ा बहुत या नगण्य संचलन होता है। जिसमें जो स्टूडेंट जो अपक्षय है वो किसी स्थान पर ये स्थैतिक प्रक्रिया एक ही जगह में होगी, जो होगी सो कहीं इसे आने जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई चट्टान है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पाला पड़ेगा, फिर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फिर हवा पड़ेगी, इतना सारा प्रक्रिया होता है ना। जैसे सूर्य का ताप पड़ेगा तो वो फैलने लगेगा, जैसे हम लोग जानते हैं वायु फैलने लगती है, उसी तरह चट्टान फैलने लगेगा। फिर जब ठंडा हो जाएगी रात को तो फिर ये सिकुड़ने लगेगी, जिसके कारण से सिकुड़न और फैलने के कारण ये धीरे धीरे करके
फट जाएगी या टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी, अपने में ही ये चटक जाएगी, जिसके कारण से धीरे धीरे करके वो पानी जब पड़ेगा, वर्षा होगी और भी प्रक्रियाएं होंगी, जिसके कारण से ये धीरे धीरे करके लुढ़कता हुआ जब लुढ़क मतलब टूट जाएगा और धीरे धीरे करके नीचे गिर जाएगा। फिर जब वर्षा होगी तो इसे बहा कर ले जाएगी नदी की ओर। जो हम लोग अभी बालू जो रहता है हम लोग के नदी में, वो इसी के कारण रहता है। या फिर जब वर्षा होती है तो नदियों नालियों में इसी तरह से रहता है, बालू की तरह। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, अपक्षय की परिभाषाएं। अपक्षय की परिभाषाएं जैसे कि हम अभी बताएं, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से अपने स्थान पर होता रहता है तथा इसमें अपक्षयित पदार्थों का थोड़ा बहुत या नगण्य संचलन होता है। नगण्य ही संचलन होता होगा, बहुत कम ही संचलन होता है। अपक्षयित को नियंत्रित करने वाले कारक, दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, अपक्षयित को नियंत्रित करने वाले कारक। क्या क्या कारक है जो अपक्षय को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है अपने में? फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग। तो पहला चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार पर निर्भर ही करता है कि ये कमजोर है या फिर मजबूत है। कमजोर तथा असंगठित चट्टानों में अपक्षय अधिक होता है, जबकि कठोर तथा सुसंगठित चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया बहुत कम हो पाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये अगर कमजोर रहेगा चट्टान तो इसमें अपक्षय की प्रक्रिया अधिक होगी और जल्दी होगी, और अगर ये बहुत असंगठित मतलब कि सुसंगठित रहेगी, बहुत ये फैला नहीं रहेगा, पूरा एक ही जैसा रहेगा, और ये जो है सो अगला है स्टूडेंट्स, जलवायु की विभिन्नता। उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में तापमान की अधिकता तथा वर्षा की अधिकता के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। होता क्या है, जहाँ जलवायु की विभिन्नता होती है, कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है। गर्म ठंडा के कारण से ना बहुत चटकन आ जाता है और चट्टान वगैरह न टूट जाती है, अक्सर यही होती है। भूमि का ढाल। सामान्यतः तीव्र ढाल वाले भूभागों में अपक्षय आसानी से होता है। जहाँ ढाल होता है, जैसे कि कोई पहाड़ है और पहाड़ जैसे कि है और यहाँ फिर एक चट्टान है, तो जल्दी वो नीचे की तरफ आएगी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वही है भूमि का ढाल। सामान्यतः तीव्र ढाल वाले भूभागों में अपक्षय आसानी से होता है, क्योंकि चट्टानों के विदीर्ण पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं, जिससे अपक्षय की तीव्रता और बढ़ जाती है। इसके विपरीत जहाँ न्यून ढाल या समतल भूमि होती है, वहाँ गुरुत्व बल की न्यूनता कारण का अपक्षय की तीव्रता कम रहती है। जहाँ समतल भाग में रहता है चट्टान, वहाँ कम रहता है इसे अपक्षय होने की चांसेस। फिर चौथा है स्टूडेंट्स, वनस्पति की उपस्थिति। सघन वनस्पति वाले भूक्षेत्रों में विरल वनस्पति वाले भूक्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अपक्षय होता है। होता है क्या, जैसे कि यहाँ चट्टान है और यहीं पर एक ठो पेड़ है तो पेड़ और एक ठो और पेड़ है, तो पेड़ पे जब टकराएगा या फिर इसको रगड़न होगा तो भी ये चट्टान टूटने लगेगी, जिसके कारण से भी यह चट्टान टूटेगी। तो ये भी एक तरह से अपक्षय करेगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट, अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो भूपटल पर अपक्षय प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स रासायनिक या केमिकल अपक्षय। तो अगला देखते हैं स्टूडेंट, ठंडे तथा उष्ण प्रदेशों में अपक्षय। ठंडे तथा उष्ण प्रदेशों में अपक्षय कैसे होता है? वेदरिंग इन कोल्ड एंड हॉट रीजन्स। ठंडे तथा उष्ण प्रदेशों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय समान नहीं होता। ठंडे अथवा हिमाच्छादित प्रदेशों में भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय क्रियाएं हिम आवरण के कारण शिथिल हो जाती हैं। जो ठंडे तथा उष्ण प्रदेश है, जो ठंडा जगह है, ठंडा और गर्म जगह है, दोनों जगह एक समान थोड़ी ना होगा, दोनों जगह अलग अलग होगा। जैसे कि ठंडा में बहुत ज़्यादा समय लगता होगा या फिर अलग इसका प्रक्रिया है, तो गर्म में बहुत जल्दी होता होगा, तो इसका भी कुछ अलग प्रक्रिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपक्षय पूरा क्लियर हो गया। अगला देखते हैं भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप के बारे में जानेंगे। भूकंप क्या होता है? भूपटल को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों में भूकंप एक अकस्मात उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। सामान्यतः भूकंप का अर्थ है पृथ्वी के हिलने से लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग को भूकंप आता है ना स्टूडेंट, तो जो पृथ्वी वो हिलने लगती है, कंपन उत्पन्न हो जाता है।
जिससे जितने भी सामान वगैरह वो हिलने लगते हैं एक तरह से, तो उसी को भूकंप कहते हैं। इसका जैसे परिभाषा अगर बोला जाए तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि भूपटल को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों में भूकंप एक अकस्मात उत्पन्न होने वाली या अचानक उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। सामान्यतया भूकंप का अर्थ पृथ्वी के हिलने से लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला देखते हैं भूकंप के कारण। क्या कारण है जिससे भूकंप आती है? कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। होता क्या है कि धरातल पर स्थित ज्वालामुखी पेटियों में प्राय भूकंप आते रहते हैं। जहाँ ज्वालामुखी रहती है, ज्वालामुखी होता है, वहाँ फिर भूकंप आती है। क्यों आती है? बहुत जोर से तीव्रता के साथ जो ज्वालामुखी निकलती है ना, तो उतना भर कंपन कर जाती है, जिसके कारण भूकंप आ जाती है। इसे देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ का मैग्मा, गैस की तथा अन्य पदार्थ बड़ी तेजी के साथ भूसतह की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे भूपटल के ठोस तल पर तीव्र प्रहार होता है और चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न होकर भूपटल में कंपन होने लगता है। तो यही बात है। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, विवर्तनिकी हलचलें। कुछ विवर्तनिकी हलचलें, तो जैसे विवर्तनिक चट्टान होती है, उसमें कुछ हलचल जैसा होता है, जिसके कारण से भी भूकंप आती है। विवर्तनिकी हलचलों से प्रायः दो प्रकार का उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। पहला, तनाव से भूपटल की चट्टानों में दरारें या भ्रंश निर्मित होते हैं। तनाव से भूपटल में चट्टानों में दरारें या भ्रंश निर्मित होती हैं। दूसरा तरह इसमें होता है कि भ्रंश या दरार या भ्रंश आ जाती है, जिसके कारण से भूकंप होता है। जैसे ये है ना, प्लेट है विवर्तनिकी, तो इसमें कुछ चटका, कुछ इसमें या तो टकरा गया या फिर दोनों टूट गया, कुछ तरह से इस तरह से हो गया, जिसके कारण भी भूकंप आ जाएगा। तीसरा है भू संतुलन की अव्यवस्था। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी भूखंडों, सागर तल, पर्वत, पठार तथा मैदान आदि में भू संतुलन की व्यवस्था कायम है। किसी कारणवश यदि इन भूखंडों के संतुलन में अव्यवस्था हो जाए तो उससे भूगर्भ की चट्टानों में एकाएक विक्षोभ पैदा हो जाते हैं और भूकंप आ सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियां हैं, जगह जगह हैं, तो क्या समान दबाव पड़ता होगा? ये जैसे कि कहीं मिट्टी है, एक मकान है और कहीं मकान भी नहीं है, तो उस जगह की प्लेट और जो समुद्र के किनारे इतना पानी जिस पर दबाव डाल रही है उसकी प्लेट, दोनों पर क्या समान प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा दबाव पड़ेगा वो या तो नीचे चला जाएगा या फिर कुछ वहाँ से इधर उधर खिसकने लगेगा, जिसके कारण से भू संचलन होने लगेगा, भूमि में संतुलन नहीं रह पाएगा, भू संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसके कारण से भी भूकंप आ सकता है। फिर चौथा है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। इसके बारे में हम सभी लोग पढ़े हैं, आप सभी लोग भी पढ़े होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग 6 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों से निर्मित है। वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि 6 प्रमुख और 20 लघु प्लेटों से निर्मित है पृथ्वी का ऊपरी भाग। संवहनिक धाराओं के कारण इन सभी प्लेटों का संचलन होता रहता है, जिसके कारण इन प्लेटों के किनारे स्थित चट्टानी भागों में भारी उथल पुथल होती तथा इसके परिणामस्वरूप भूकंप आते हैं। होता क्या है कि इन सभी में जो है ना संचलन चलते रहता है इधर से उधर, तो इसमें कभी उथल पुथल हो जाता है, जिसके कारण से भी भूकंप आ जाती है। अगला है कृत्रिम जलीय भंडार का भार। जब किसी जलधारा के जल को रोककर कृत्रिम जलाशय निर्मित किया जाता है तो उससे रुके हुए जल का भार भूतल पर बढ़ जाता है। इस दबाव तथा उससे उत्पन्न समष्टिजनक बल, आइसोस्टेटिक फोर्स के परिणाम स्वरूप भूपटल की चट्टानें अव्यवस्थित हो जाती हैं और भूकंप आते हैं। इसका उदाहरण है स्टूडेंट्स भारत में कोयना बांध तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी के बांध। होता है कि स्टूडेंट कि बहुत सारे लोग अपने से जलाशय बना देते हैं, जिसके कारण से जिसके जल के इतना भार होता है, जो चट्टानों जो प्लेट रहता है ना उसमें दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण वो नीचे दबा जाता है और जो इधर था वो इधर आ जाता है, या फिर किसी तरह से यहाँ अव्यवस्था फैल जाती है, जिसके कारण से भूकंप आ जाता है। अगला है स्टूडेंट्स वाष्पों तथा गैसों का प्रसार।
भूगर्भ के आंतरिक भागों में जब किसी प्रकार जल प्रवेश कर जाता है तो वहां के अधिक ताप के कारण वह वाष्प में बदल जाता है। यह वाष्प भूगर्भ के खनिजों से मिलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है। भूगर्भ की यह वाष्प तथा गैसें बाहर निकलने के लिए भूपटल पर दबाव डालती है। होता क्या है कि किसी कारणवश अगर जल भूमि के अंदर चली गई तो वह इतना गर्म है अंदर में जो वो उसको वाष्प बना देती है। जो वाष्प वो निकलने लगता है ना इधर उधर से, तो वो भी एक तरह से अव्यवस्था फैला देती है, जिसके कारण से भूकंप आ जाता है। तीसरा मतलब कि 7वां स्टूडेंट, कृत्रिम भूकंप। खानों अथवा पहाड़ों को तोड़ने तथा बम विस्फोट से निकटवर्ती भागों में हल्के भूकंप आते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री लहरों के तटों से तेजी से टकराने, चुना क्षेत्रों के ढह जाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से स्थानीय रूप से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। होता क्या है, स्टूडेंट से भूकंप लाया जाता है, जैसे कुआं बना रहा है तो वहाँ डायनामीटर जैसे कुछ लगा के इसको विस्फोट कर रहा है, तो अपने से ही भूकंप ला रहा है मानव। अब अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, भूकंप के प्रभाव। क्या है भूकंप के प्रभाव, इससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो इससे दरारें आ जाया करती हैं, बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं, भूस्खलन एवं हिमघाव तो होता ही है, और भी मिट्टी द्रवीकरण, भू दबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, इतना चीज़ होता है। इससे आग लग जाती है, कहीं कहीं सुनामी आ सकती है इससे। और सोइल लिक्विफेक्शन, बनावट, घाटियाँ, संरचना, भूमि का प्रकार तथा जनसंख्या की बसावट आदि भी उत्तरदायी होती है। इसमें बहुत सारा समस्या था, जैसे भूकंप आता है तो भूमि का कंपन होने लगता है, जिससे बहुत सारे मकान वगैरह ढह जाते हैं। ये कितने सारा भवन होते हैं वो ढह जाते हैं। नदियों में उफान आ जाती है, समुद्र में सुनामी आ जाती है, और अगर कहीं अगर दरारें फट जाती तो वहाँ आदमी अंदर भी जा सकता है। और भी जिसकी तीव्रता इसकी होती है उस तीव्रता के आधार पर ही इसका होता है। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम, अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव परिणाम। भूकंप से बृहद स्तर तथा अति तीव्रता से धरातल पर विनाशकारी दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़, आग तथा सुनामी जैसी घटनाएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है वहां पर भूकंपीय आपदा और अधिक विनाशकारी हो जाती है। जहाँ अधिक जनसंख्या है स्टूडेंट्स, वहाँ से एक जरा सा भूकंप आएगा ना तो उतना भर कितनी सारी जनसंख्या को क्षति पहुंचाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत में भूकंपों का वितरण। जो भूकंप का जो वितरण है वो भारत में कितने भागों में, तो पहला है अत्यधिक जो क्षति जोखिम क्षेत्र जोन 5। ये 5 ठो जोन क्षेत्र है जिसमें सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा आने वाला जोन क्षेत्र 5 है, फिर उससे कम आने वाला चौथा है, फिर उससे कम वाला तीसरा है, फिर उससे कम आने वाला दूसरा है, फिर उससे कम आने वाले पहला है। इस तरह से जोन क्षेत्र का किया गया है निर्धारण। और अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का नवीन वर्गीकरण। जो नवीन वर्गीकरण किया गया है सो किस प्रकार किया गया है, तो कम तीव्रता। अब किया गया है क्या कि सबसे पहले जो सबसे कम है उसको जोन 2 में रखा गया है। जोन 2 में इसे इस तरह से लिखेंगे जोन 2, ठीक है। फिर जोन मध्यम तीव्रता के लिए जोन 3 है, फिर अति तीव्र के लिए चौथा है, और सबसे अधिक तीव्र के लिए 5वां है। मतलब सारे में नियम में सबसे अधिक जोन 5 ही है। मई 2015 में नेपाल राष्ट्र की काठमांडू घाटी के पास सिंधुपाद चौक तथा उदयपुर नामक 2 क्षेत्र भूकंप के केंद्र रहे। जैसे बहुत सारे भूकंप केंद्र रहे हैं, जिसे हम बता चुके थे अभी। एक भूकंप आया है कच्छ गुजरात में आया, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव था 2000 ईस्वी में आया था। फिर असम में आया था 1542 में, फिर आया था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिर भारत नेपाल सीमा पर अंडमान द्वीप असम, भारत नेपाल सीमा उत्तरकाशी, लातूर उसा, महानाबाद महाराष्ट्र, कच्छ भुज, इसमें बहुत ज़्यादा आया था। लगभग 1 लाख व्यक्ति इसके ग्रास हो गए थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुजफ्फराबाद क्षेत्र लगभग 2000 व्यक्ति गया था। सिक्किम में लगभग 111 व्यक्ति चले गए थे। नेपाल भारत का बिहार राज्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग 10,000 व्यक्ति क्षति हो गए।
और यह स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म हो गया और लगभग ख़त्म हो गया है, पूरा ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर बहुत जल्द आपके सामने आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।